जे डिफेंस एस्पिरेंट्स, काफ़ी सारे बच्चे जब डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि वो मेडिकली फिट हैं या फिर वो अनफिट हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ होता है वो अलग अलग होता है और हम हमेशा से इस डायलेमा में रहते हैं कि यार ये वाले ने सही लिखा है कि उस वाले ने सही लिखा है, उस वाले क्राइटेरिया में सही फिट हो रहा हूँ या हो रही हूँ और उस वाले क्राइटेरिया में सही फिट हो ही नहीं रही। तो क्या है असली क्राइटेरिया जो कि इंडियन आर्मी ने रिलीज किया है खुद, कि वो अगर इंडियन आर्मी के अंदर एक ऑफिसर को या फिर एक नॉन कमीशन जो बंदा है जो कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर रहा है उसको अगर वो लेंगे तो क्या क्या जो क्राइटेरियाज हैं वो उनको कंसिडर करने वाले हैं। आज ये वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा का पूरा ऐसा वीडियो होगा जिससे आपके सारे के सारे जो मेडिकल के रिलेटेड डाउट्स हैं, चाहे आप एनडीए ज्वाइन करने वाले हो, चाहे आप सीडीएस करने वाले हो, चाहे आप आरवीसी करने वाले हो, चाहे आप टीईएस एंट्री में जाने वाले हो, चाहे आप एमएनएस एंट्री में जाने वाले हो, सारे के सारे डाउट्स यहीं पर आज क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि बी पर्सोनिफाइड डिफेंस एकेडमी हमेशा से आपके लिए ऑथेंटिक और रिसोर्स मटेरियल लेकर आता है, इसलिए आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं वो आर्मी ने खुद रिलीज किया है, डीजीएमएस ने रिलीज करा है और इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि भाई इंडियन आर्मी को ऐसा क्या है कि भाई उनको ऐसे ही लोग चाहिए जिनके लिए उन्होंने इतना लंबा क्राइटेरिया बना रखा है। मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज, इंडियन आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे लोग उनको वो रिक्रूट करती है जो कि वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनारियोज में भी अपना बेस्ट दे सके। ठीक है, अब होता क्या है कि आप मान के चलिए कि जब सारी की सारी सिविलियन फोर्सेस फेल हो जाती हैं, उनसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाती, मान लीजिए फ्लड्स है, कोई हंगर स्ट्राइक चल रही है या फिर टेररिस्ट के साथ लड़ना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पर इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है। इसलिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने वाले जो लोग होने चाहिए वो मेंटली शार्प होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए और फिजिकली और मेडिकली फिट होने चाहिए, सो दैट कि वो वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियोज में भी बेस्ट निकाल कर ला सके। ये कारण है बेटा जी कि मेडिकल जो है वो होता है और काफ़ी रिग्रस मेडिकल जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर होता है। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि बहुत सारे बच्चे डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो मेडिकली अनफिट होते हैं। तो आप अपनी तैयारी शुरू करने से पहले ही आप जो मेडिकल है आप उसको करवा सकते हैं, या फिर जो मैं आपको बेटा जी यहाँ पे पॉइंट्स बताने वाला हूँ उन पॉइंट्स को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि आप मेडिकली फिट है या नहीं है। आप कुछ इस तरह से मेरे साथ चल सकते हैं इस वीडियो के अंदर, जैसे जैसे मैं पॉइंट्स के अंदर जाता जाऊँगा, है ना, जैसे जैसे मैं पॉइंट्स के अंदर जाते जाऊँगा तो मैं 1 से चलूँगा और चलता बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। हाइट क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, विजन क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताने वाला हूँ, जेनेटल डिजीज के बारे में बताने वाला हूँ, हाइट वेट के बारे में बताने वाला हूँ, ये तक बताने वाला हूँ कि वेस्ट का सर्कमफ्रेंस कितना चाहिए होता है। हर चीज़ के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, बस तुम टिके रहना और अंत तक हिम्मत मत हारना। इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे और पूरे के पूरे मेडिकल प्रोसेस के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस समय क्या है जो मैंने तुम्हें वर्बली भी बता दिया ना, वो सारी चीज़ें इस वाले पेज के ऊपर लिखी हुई हैं। मैं आगे चलता हूँ। अब मेडिकल साइंस में बात करूंगा तो मेडिकली फिट होने के लिए जो कैंडिडेट हैं उसकी फिजिकल हेल्थ यहाँ पे लिखा गया है, गुड फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए, उसी के साथ में मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और वो किसी भी सिंड्रोम, डिसेबिलिटी या फिर किसी भी जेनेटिक डिजीज से वो फ्री होना चाहिए। उसके अंदर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं तो आप इंडियन आर्मी के लिए सो सॉरी बट आप अनफिट हैं। हमारे साथ भी ये चीज़ हुई थी। सो मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। माय नेम इज़ विशाल सकलानी एंड आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ बी पर्सोनिफाइड डिफेंस एकेडमी। हम यहाँ पर सारे के सारे डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम्स की कोचिंग देते हैं। एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एमएनएस, अग्निवीर, जितनी भी इंडियन आर्मी की एंट्रीज होती हैं, क्योंकि हमारा एक मोटो है दैट, हमारा जो टैगलाइन है वो यही बोलता है, इट्स ऑल अबाउट वर्दी। वर्दी के लिए हम लोग जीते हैं और वर्दी के लिए जो जीते हैं उनके उन सपनों को हम उन सपनों को हकीकत में तब्दील करते हैं। तो हमारे पास जो पूरी की पूरी टीम है वो कुछ इस तरह की टीम है जो कि एनडीए कॉन्फ्रेंस आउट्स हैं, बेचारे मेडिकली अनफिट कैंडिडेट्स। तो हमें लगता है कि यार अगर हम बच्चों को ये चीज़ बता दें सो दैट उनको तैयारी करने से पहले ही इस चीज़ के बारे में पता, क्योंकि हमें पता नहीं था जब हमारा समय था, लेकिन आप बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर फेस करेंगे, जो कि हमने और हमारे जो स्टाफ है, जो टीचर्स उन्होंने फेस करी थी। स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपका कोई भी जो हेल्थ कंडीशन आपकी वो ख़राब नहीं होनी चाहिए।
कोई भी स्वेलिंग जिसके अंदर ट्यूमर्स आ गया, सिस्ट आ गया, स्वेलन लिम्फ नोड्स आ गए, कहीं पर भी बॉडी के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में साइनसिस और जो फिस्टुला होते हैं वो भी आपके अंदर बॉडी के अंदर जो है वो नहीं होने चाहिए। अगर साइनस और फिस्टुला है आपका तो वहाँ पे आपको मेडिकली रिजेक्ट कर सकते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। हाइपो और हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए बॉडी पे, जो कि होती है किसी सिंड्रोम की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, किसी जेनेटिक डिजीज़ की वजह से, वो आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपकी है तो वो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पूरे 1-2 साल तक प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन जब अंत में मेडिकल की बारी आती है तो मेडिकल उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मेरे पास उदाहरण है, एक मैं आपको देता हूँ, आगे मैं आपको बता भी रहूँगा उस उदाहरण के बारे में। 2020 की बात है, MNS की बात है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक कमीशन एंट्री है इंडियन आर्मी के अंदर, जहाँ पे मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर जो होते हैं वो जाते हैं। तो 2020 की बात है, काफ़ी सारे बच्चे जो थे मेडिकली आउट हुए थे। उसमें से एक बच्चे का मुझे केस याद है कि उसका ऑल रैंक बहुत अच्छा था, नाम मैं स्पेसिफाई यहाँ पर नहीं करूँगा। उसकी जो किडनीज थी वो बीन शेप्ड ना होकर वो हॉर्स शू शेप्ड थी, जिसकी वजह से उसको डिफॉर्मिटी कंसीडर किया गया, माल फंक्शनिंग कंसीडर किया गया, और वहाँ पर उसको जो था वो कंसिडर नहीं किया गया फॉर दैट सीट, और बच्चा रह गया। बहुत अच्छा जो रैंक था वो था 1 to 10 या फिर 1 to 15 के बीच में उस बच्चे का रैंक था। ऑल रैंक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाइपो और हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए, और बॉडी में आपके कहीं पर भी हर्निया जो है बेटा जी वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका हर्निया है तो वो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई जो है वो कर सकते हैं। उसी के साथ में कुछ भी ऐसे स्कार्स नहीं होने चाहिए जो कि आपकी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर सकें, जो कि सिग्निफिकेंट डिसफिगरमेंट का जो कारण है वो बने, तो वो चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज नो आर्टेरियो वीनस मालफॉर्मेशन जो है बेटा जी वो आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वीनस मालफॉर्मेशन है तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ में हेड एंड फेस की जो असिमेट्री है, डिफॉर्मिटी है, जो कि फ्रैक्चर वगैरह की वजह से हो जाती है। जैसे कि आज से 2 साल पहले मेरे एक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे मुझे यहाँ पे जो बोन होते हैं उसके अंदर हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। तो इस तरह के जो फ्रैक्चर्स हैं जो कि हिडन होते हैं, उस तरह जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी हैं, आपको ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो आप पहले या तो मेडिकल गाइडेंस ले सकते हैं बाहर। जब आप वहाँ पर अंदर जाएंगे तब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, आपको बाहर पहले ही मेडिकल गाइडेंस जो है वो लेकर जाना है उन डॉक्टर्स की जो कि बैठे हुए हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं, है ना। आगे हम चलते हैं। विजन इंपेयरमेंट नहीं होना चाहिए, और उसी के साथ में कलर परसेप्शन और जो फील्ड ऑफ विजन है वहाँ पर वो चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। अगर आप कलर ब्लाइंड भी हैं, हमारे पास एक तरीका है, वी विल लेट यू नो इन द क्लासेस। जो आप हमारे पास आओगे वी विल लेट यू नो, क्योंकि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे वो चीज़ नहीं बता सकते। कलर ब्लाइंडनेस का भी एक तरीका होता है कि आप किस तरह से उसको बाईपास कर सकते हो, है ना, ठीक है। नो हियरिंग इंपेयरमेंट, डिफॉर्मिटीज, डिसेबिलिटीज इन ईयर्स, वेस्टिब्यूल, कॉक्लियर सिस्टम, ये जो है वहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में नो इम्पेडिमेंट ऑफ स्पीच, स्पीच की जो कोई भी प्रॉब्लम है आपको वो नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में कोई भी डिजीज, डिसेबिलिटी, कंजेनियल एनोमेली सिंड्रोम जो है वो बोन्स के अंदर नहीं होना चाहिए, कार्टिलेजेस के अंदर नहीं होना चाहिए, नोज के अंदर नहीं होना चाहिए, फेरिंक्स के अंदर नहीं होना चाहिए, पैलेट के अंदर नहीं होना चाहिए। सारे के सारे जो नेजोफेरिंजियल डिजीजेज हैं उनसे आप बचे हुए होने चाहिए। तो आप आज ही अपना जो ENT एग्जामिनेशन है आप किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हैं, सो दैट आपको पता चल पाए कि मेरा ऐसा कुछ जो प्रॉब्लम है वो तो नहीं है। आगे हम चलते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो। बोरिंग क्यों हो सकता है? क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट्स यार पढ़ना इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और एक तरह से ये प्रॉपर कुछ ना बहुत ज़्यादा पिक्चर्स के साथ नहीं आते हैं। वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से लिख रखी होती है, वो भी पेज के ऊपर जिस तरह यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट होता है। मैं आपको हर एक चीज़ को स्पष्ट भाषा में आपको समझा रहा हूँ, सो दैट कि वो हमारे बच्चे जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से इनको नहीं पढ़ पाए हैं, या फिर उनके पास ये PDFs पहुँचे ही नहीं हैं, वो भी सब चीज़ों को अच्छे से कर सकें। आगे हम चलते हैं जी। मेरे को बता दिया, कोई भी सिंड्रोम, कोई भी जो डिजीज़ है थ्रॉट की, पैलेट की, टॉन्सिल्स की, वो जो है वो आपकी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जो कि आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको वो ख़त्म कर दे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ में कोई भी डिजीज़, कोई भी सिंड्रोम, डिसेबिलिटी हार्ट का और ब्लड वेसल्स का, इंक्लूडिंग कंजेनिटल, जेनेटिक, ऑर्गेनिक और हाइपरटेंशन और जो कंडक्शन डिसऑर्डर्स हैं वो भी आपके वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके नर्व कंडक्शन डिसऑर्डर्स भी हैं तब भी बेटा जी आपको वो लोग वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आगे हम चलते हैं। कोई भी एविडेंस नहीं होना चाहिए पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का कोई भी कुछ नहीं होना चाहिए, और उसमें कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो इस डिजीज की नहीं होनी चाहिए। कोई भी सिंड्रोम, कोई भी डिसेबिलिटी ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बेटा जी यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो ये ऐसा जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए।
उसी के साथ में नो डिजीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग एनी अबनॉर्मेलिटी ऑफ द लिवर। डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो आपका माउथ से लेके एनएस तक आपके जो डिजीजेज हैं, जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो डिसेबिलिटीज़ हैं, वो आपके यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मॉल फंक्शनिंग ऑफ जो लिवर है वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में पेनक्रियाटिक, एंडोक्राइनल, आपको मैंने चीज़ें काफ़ी सारी बता रखी है, एंडोक्राइनल क्या होता है, एक्सोक्राइनल क्या होता है। अगर फिर भी कोई डाउट्स है आप इंटरनेट के ऊपर इसको सर्च आउट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे फोटोग्राफ्स के साथ हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे नो डिजीज सिंड्रोम डिसेबिलिटी ऑफ एनी एंडोक्राइनल सिस्टम, और या फिर रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम। आपको यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बहुत सारे लोगों का, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से काफ़ी सारी डिजीजेज होती हैं, तो वो डिजीजेज जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए। अगर वो डिजीज बेटा जी आपको हैं तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आगे हम चलते हैं। नो डिजीजेज सिंड्रोम्स डिसेबिलिटी ऑफ जेनिटो यूरिनरी सिस्टम इंक्लूडिंग मालफॉर्मेशंस, एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी और एनी ऑर्गन ऑफ द ग्लैंड। एट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी जो है वो आपका नहीं होना यहाँ पर चाहिए। आगे हम चलते हैं। कोई भी जो आपका कंजेनिटल वेनरल डिजीज है, वेनरल डिजीज का मतलब होता है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, वो आपको कोई भी जो वेनरल डिजीज है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्टिव डिजीज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जैसे कि होता है सिफिलिस होता है, काफ़ी सारे और भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं। तो आपके जो एसटीडीज हैं, जो वेनरल डिजीजेज हैं वो आपके यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि गोनोरिया होता है, काफ़ी सारे लोगों की डिजीजेज होती हैं, तो वो आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपकी है तो वो आपको मेडिकली डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नो हिस्ट्री और एविडेंस ऑफ मेंटल डिजीज, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मतलब दौरे बढ़ रहे होते हैं ना, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और इन्यूरिसिस, ये भी आपको जो चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ में कोई भी डिजीज डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए किस चीज़ के अंदर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर और जॉइंट्स के, जैसे कि स्कल हो गया, आपका स्पाइन हो गया, आपका लिम्स हो गया, वहाँ पर कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर डिफॉर्मिटी है तो आपकी जो सिलेक्शन है वो वहाँ पर रुक जाएगी और आपकी सिलेक्शन बेटा जी वो वहाँ पर नहीं होगी। आगे हम चलते हैं। उसी के साथ में साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो होते हैं वो बेटा जी आपके वहाँ पर होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ काफ़ी सारी एंट्रीज़ की, तो जब एसएसबी की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो एसएसबी के अंदर जो आपका पेपर होता है वो होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, और ये काफ़ी सारी जो ऑफिसर एंट्रीज है वहाँ पर इंक्लूड करा जा चुका है। एक ऑफिसर एंट्री होती है, एमएनएस एंट्री, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो कमीशन ऑफिसर्स बन के जाते हैं इन द इंडियन आर्मी एज अ मिलिट्री सर्विस ऑफिसर। तो वहाँ पर ही पहले नहीं हुआ करता, लेकिन इस साल से साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो है वो भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करा जा चुका है। ठीक है। अब अबव मेंशन गाइडलाइंस के हिसाब से मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पाइन, चेस्ट, पेल्विस, लिम्स जो है वो आपके यहाँ पर नहीं होने चाहिए। अगर वो यहाँ पर है तो एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ में डिफॉर्मिटीज ऑफ लिम्स, डिफॉर्म्ड लिम्स, टोज और फिंगर जो है वो वहाँ पर नहीं होने चाहिए। अगर आपके जो जॉइंट्स हैं वो अगर डिफॉर्म्ड है तो वहाँ पे आपके लिए जो प्रॉब्लम बेटे जो वो क्रिएट कर देंगे, तो उनकी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ में विजन और आई की अगर हम बात करते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, लीजन्स ऑफ कॉर्निया, लेंस, रेटिना, स्क्विंट एंड टॉसिस, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी नहीं होनी चाहिए। मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हम आगे हल्की सी बात कर रहे होंगे जब हम लोग आई साइट के ऊपर जाएंगे, बिकॉज आई साइट इज़ अ मेजर टॉपिक। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, अलग अलग एंट्रीज के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं कि ना होने की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो आगे मैं मायोपिया के बारे में बात कर रहा हूँ, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात कर रहा हूँ, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, एस्टिग्मेटिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, चलते हैं आगे। उसी के साथ में हियरिंग, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, सब स्टैंडर्ड हियरिंग कैपेबिलिटी, लिजन्स ऑफ पिना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडिल या डेविएटेड नेजल सेप्टम नहीं होना चाहिए आपको। बहुत सारे लोगों का नेजल सेप्टम होता है, तो नेजल सेप्टम जो है आपको नहीं होना चाहिए। एंड कंजेनियल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ लिप्स, पैलेट, पेरी ऑरिकुलर साइनसेस और लिम्फेटिक एडिनोपैथी होती है वो आपकी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। हियरिंग कैपेसिटी शुड बी 610 सेंटीमीटर फॉर कॉन्वर्सेशनल वॉइस एंड फोर्स्ड विस्परिंग फॉर ईच ईयर। जो आपकी हियरिंग कैपेसिटी शुड बी 610 सेंटीमीटर फॉर कॉन्वर्सेशनल वॉइस, जो कॉन्वर्सेशन हम करते हैं, एंड फॉर फोर्स्ड विस्परिंग फॉर ईच ईयर। अगर ये आपकी नहीं है तब भी आपको वो वहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे। अब अगली आती है जी हमारी डेंटल कंडीशंस। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के ऊपर परेशान होते हैं कि डेंटल कंडीशन में क्या क्या होता है। देखो, पहली चीज़ तो ये आपको करनी है कि आपका अपना जो ओरल हाइजीन आप उसको मेंटेन करना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो गुटखा खाते हैं, इस तरह की चीज़ों का जो सेवन है वो करते हैं, उसकी वजह से डेंटल हेल्थ होती है पूरी की पूरी डिटोरिएट हो जाती है, कई बारी कैंसर कंडीशन आती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं,
तो यही जो प्रॉब्लम है वहाँ पर वो हो जाती हैं। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्मोक नहीं करना, ओरल हाइजीन को आपको मेंटेन करके रखना है। गुटखा, तंबाकू, खैनी, ये सब चीज़ें जो उनका जो सेवन है आपको वो नहीं करना है। वो तो हेल्थ के लिए तो ख़राब होता है, लेकिन आपको मेडिकल में भी बाहर कर देगा। अब आगे चलते हैं। यही सारी चीज़ें थी वो यहाँ पर लिखी गई थी। आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और लिखी गई है लूज टीथ के बारे में, कि आपके जो दांत हैं, कई बार क्या होता है हम लोगों के दांत जो है वो हिल रहे होते हैं, तो आपके जो दांत हैं वो हिलने नहीं चाहिए। देखो 2 तक वो बर्दाश्त कर लेते हैं, चलो 2 हिल रहे हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर वो हिलेंगे तो आपको मेडिकली अनफिट करार दे दिया जाएगा। तो आपके दांत जो है वो भी प्रॉपर स्टेबल होने चाहिए, वो हिलने नहीं चाहिए। ठीक है। एक चीज़ और है, कॉस्मेटिक और पोस्ट ट्रॉमेटिक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और ट्रॉमा जो है वो भी अनफिट करार दिया जाएगा अगर आपने उसको कराया है आपके मेडिकल के 24 हफ्तों के अंदर ही अंदर। आपको क्या करना है, अगर आपको ये चीज़ें करवानी भी हैं तो एटलीस्ट 24 महीने पहले जो है वो सारी चीज़ें जो है आपकी वो हो जानी चाहिए। अगर वो 24 महीने में अगर कह रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, 24 हफ्ते, 24 वीक्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 24 हफ्ते पहले जो सारे प्रोसीजर हैं वो होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं, और मैंने आपको ओरल हाइजीन वगैरह के बारे में सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझा दी हैं। तो आपको चीज़ों को मेंटेन जो है वो करना है। अगर आगे बात करते हैं चेस्ट के बारे में, तो ट्यूबरकुलोसिस या फिर कोई भी जो एविडेंस है ट्यूबरकुलोसिस के, वो आपके यहाँ पर नहीं होने चाहिए। अगर आपके ये हैं या फिर आपके लीजन्स हैं लंग्स के अंदर या फिर हार्ट के अंदर हैं, मस्कुलोस्केलेटल लीजन्स हैं चेस्ट वॉल के ऊपर, तो वो भी आपके नहीं होने चाहिए। अगर बेटा जी वो आपके हैं तो वो आपको मेडिकली डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। एब्डोमेन एंड जेनिटर यूरिनरी सिस्टम, हर्निया, अनडिसेंडेड टेस्टिस, वेरिकोसील, ऑर्गेनोमेगाली, हॉर्शू किडनी। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में जब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे, मैंने को एक एग्जांपल दिया था हॉर्शू किडनी का, ऑर्गेनोमेगाली या फिर सॉलिटरी किडनी, ये सब चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं आपके वो नहीं होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ किडनीज के अंदर, वो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम्स के बारे में, और उसके साथ में कोई भी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कोई भी जो वेनरल डिजीज है वो आपको नहीं होनी चाहिए। ना आपको गोनोरिया होना चाहिए, ना आपको सिफिलिस होना चाहिए, ना आपको हेपेटाइटिस होना चाहिए। जो डिजीज है आपको वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये डिजीज है तो आप मेडिकली अनफिट जो है वो करार दिए जाएंगे। आगे हम चलते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर ट्रेमर्स, स्पीच इम्पेडिमेंट और जो इम्बैलेंस है वो आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए इन द नर्वस सिस्टम। स्किन के अंदर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विटिलिगो के अंदर क्या रिजेक्शन होता है। जी हाँ, विटिलिगो के अंदर रिजेक्शन होता है। विटिलिगो, हिमेजिनोमास, वार्ड्स, कॉन्स, डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फेक्शंस जो है वो नहीं होने चाहिए, और ग्रोथ जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे मैं कमेंट बॉक्सेस को सर्च कर रहा था, वहाँ पे लोगों ने लिख रखा था कि क्या आपका हाइपरहाइड्रोसिस भी एक रिजेक्शन का कारण बन सकता है। जी हाँ, वो बन सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज का है। तो जो हाइपरहाइड्रोसिस है, हाइपरहाइड्रोसिस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ जो पाम्स होते हैं वो वेट रहते हैं, उसी के साथ में पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सर से पसीना गिरता है, तो वहाँ पर भी उस कंडीशन में बेटा जी आपको वो लोग मेडिकली अनफिट करार दे देंगे और आपको वो जो सीट है वो छोड़नी पड़ जाएगी। आगे हम चलते हैं। आई होप सो कि आपका इंटरेस्ट बना हुआ है और हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप खुद के अंदर एनालाइज करते रहिए कि भाई मेरे अंदर ये ठीक है कि ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। और जो चीज़ें हम खुद से नहीं पता कर सकते, आप कंसल्टेशन ले सकते हो डॉक्टर्स की। काफ़ी सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी हॉस्पिटल में जाकर उसकी जो कंसल्टेशन है आप उसको ले सकते हो। आगे हम चलते हैं हाइट एंड वेट के ऊपर। हाइट एंड वेट का जो कैसा क्राइटेरिया है, जो काफ़ी सारे बच्चे इसके ऊपर कंफ्यूज होते हैं कि हाइट एंड वेट सर कितना होना चाहिए। अब अगर मैं एक एंट्री की बात करता हूँ, मैंने सेंटर की बात करता हूँ, मैंने सेंटर के अंदर बेटा जी 152 सेंटीमीटर जो हाइट होती है वो कंसीडर की जाती है। लेकिन अगर हम इसी की बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 152 सेंटीमीटर की जो हाइट है वही कंसीडर की जा रही है, तो उस 152 सेंटीमीटर के हिसाब से अब हो सकता है किसी का 160 हो सकता है किसी की 170 हो, तो उसके हिसाब से जो वेट हो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक टर्म है बेटा जी, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। ये आपको यहाँ पे क्राइटेरिया से दिख रहे हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को कैलकुलेट करिए। इसको बोलते हैं BMI, जो कि होता है बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स को सर करने का कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखो दिमाग लगाना लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ। आप क्या करो, ऐप स्टोर के, अगर एप्पल यूज़ कर रहे हो ऐप स्टोर के ऊपर जाओ, एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ जाके BMI कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो। अगर वहाँ भी नहीं जाने का कष्ट करना है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, खुद कैलकुलेट कर लो, वहाँ पे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसी के साथ में आप इंटरनेट के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो, डायरेक्टली ब्राउजिंग कर लो BMI कैलकुलेटर, आपको ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर जो है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अब BMI के अंदर क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, जहाँ पे आपको हाइट और अपना वेट डालना होता है, उस हिसाब से वो बता देता है कि आपका जो BMI वो कितना है। BMI से हम ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं कि आप ओवरवेट तो नहीं है, कहीं आप अंडरवेट तो नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हम BMI की कैलकुलेशन बेटा जी यहाँ पे करते हैं, तो आपका जो BMI है इट शुड बी लेस देन 25। अगर वो 25 से नीचे है तो आप मेडिकली फिट हैं।
ठीक है। तो आपको 25 से नीचे मेंटेन करना है, ऐसे करना कि बहुत कम वेट कर लिया या फिर हमने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, आप इसको 25 के ऊपर मेंटेन करिए, जो कि आगे मेंशनड भी है। मैं आपको उन पेजेस के ऊपर लेके जाता हूँ जहाँ पे चीज़ें जो है वो मेंशनड है। यहाँ पे ये वेट क्राइटेरिया जो है वही लिखे हुए हैं। अब वेट और हाइट चार्ट्स मैंने आपको बता दिया किस तरह से होने चाहिए। मैंने आपको बेटा जी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बता दिया कि बॉडी मास इंडेक्स शुड बी बिलो 25 से नीचे होना चाहिए। और अब एक चीज़ यहाँ पे और है, देखो ये चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज़ें कोई नहीं बताता और ये इतनी डिटेल में कोई भी नहीं जाता है। तो अगर मैं आपको बताता हूँ बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, तो बॉडी मास इंडेक्स शुड बी बिलो 25। उसी के साथ में वेस्ट टू हिप रेशो है ना, जो आपका वेस्ट का है और उसके आपका नीचा हिप का, ठीक है। वेस्ट टू हिप रेशो जो है वो क्या होती है, आपको जो सर्कमफ्रेंस है वो कैलकुलेट करना है। इट शुड बी बिलो 0.9 फॉर मेल्स, जो आपको वेस्ट वाली जो ऊपर लिखनी है, हिप वाली नीचे लिखनी है, और मेल्स के लिए वो 0.9 से नीचे होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए शुड बी लेस देन 0.8 फॉर द फीमेल्स। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपकी होती हैं, ठीक है। आगे मैं लेके चलता हूँ। अब वेस्ट के सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, शुड बी लेस देन 90 सेंटीमीटर फॉर मेल्स एंड 80 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स। आपकी कमर होनी चाहिए, कमरा नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी कमर है तो इट शुड बी लेस देन 90 इन मेल्स एंड लेस देन 80 इन फीमेल्स, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं और इसी के साथ में एक चीज़ और यहाँ पे लिखी गई है, और बायोकेमिकल मेटाबॉलिक पैरामीटर जो है वो आपके नॉर्मल लिमिट्स के अंदर जो है वो होने चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ कि कौन से ऐसे प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं। देखो ये तो तुमने खुद का ध्यान रखा, लेकिन अब ऐसे कौन से ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिनसे पता लगाया जाता है कि आप अंदर से क्या अंदरूनी मेडिकली फिट हैं कि नहीं है। बेटे चलो हम उनके ऊपर चलते हैं। आई होप सो कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर यहाँ पर हो रहे होंगे, और आप साथ के साथ में मुझे लगता है कि कुछ काफ़ी सारे बच्चे तो वीडियो को स्टॉप करके देख भी रहे होंगे कि यार मेरा कितना आया है, उसने तो शायद कैलकुलेट करना भी शुरू कर दिया होगा। चलो जी, एक चीज़ यहाँ पे और है कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या बोलता है कि काफ़ी सारी जो सैनिक स्कूल के अंदर एंट्रीज होती हैं, काफ़ी सारे आरएमसी के जो अंदर एंट्रीज होते हैं, तो वहाँ पे जो गाइडलाइंस यूज़ करी जाती हैं वो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का जो ग्रोथ के जो चार्ट्स हैं हाइट वेट के, वो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हम जो बच्चों से बात कर रहे हैं, हम उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो कि ऑफिसर कैडर के अंदर जा रहे हैं, इंडियन आर्मी के अंदर जा रहे हैं। वो बच्चे जो कि भारतीय सेना को कमीशन रैंक्स के थ्रू ज्वाइन करने वाले हैं या फिर नॉन कमीशन रैंक्स के थ्रू ज्वाइन करने वाले हैं, उनके अंदर देश को आगे बढ़ाने का जज्बा है, देश सेवा का जज्बा है, और वो उसी के लिए जीते हैं। आगे मैं चलूँगा जी, कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में यहाँ पे आपके बच्चों के साथ बात करने वाला हूँ। ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है बेटा जी जो यहाँ पर होते हैं, जो कि आपका पहला है कंप्लीट हेमोग्राम। कंप्लीट हेमोग्राम का जो टेस्ट होता है आप लोगों ने शायद करवाया भी होगा कभी, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CHG बोलते हैं। यहाँ पे आपके RBCs WBC का जो प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो वहाँ पर होता है। तो इस तरह से जो ये डिजीज़ है आपका यहाँ पर वो होता है, आपका ये टेस्ट जो है वो होता है CHG का टेस्ट होता है। अगर आप कराना चाहोगे तो हॉस्पिटल जाकर बड़े आराम से करा सकते हो, शायद 200-250 रुपये से ऊपर का ये टेस्ट जो है वो नहीं होता। उसके बाद जो अगली चीज़ है बेटा वो है आपकी यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन आपकी एग्जामिनेशन होती है, आपको क्या बोलते हैं कि भाई यूरिन तुम टेस्ट ट्यूब के अंदर, ट्यूब होती है उसके ऊपर रुई लगी होती है, इस तरह से ट्यूब होगी मान लो, है ना, जिसमें ये मान लो ये ग्लास पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह से ट्यूब है, उसके ऊपर रुई लगी होती है। तो यूरिन का जो सैंपल होता है इस तरह से दिया जाता है, उसके अंदर यूरिन को फिल किया जाता है। अगर मान के चलो अगर ICU के अंदर पेशेंट्स होते हैं तो ICU के अंदर पेशेंट्स का किस तरह से किया जाता है यूरिन एग्जामिनेशन, उनकी ना पाइप लगी होती है और वो यूरिन बैग के साथ एसोसिएटेड होती है। अब जब वो पाइप लगी होती है तो पाइप के अंदर से ही ना उसको क्या करते हैं, उस पाइप के अंदर 5 ml के सरिंज लेते हैं और वहीं से जो सैंपल होता है यूरिन का वो ले लेते हैं। लेकिन हम सारे के सारे तो इस टाइम पे अवेक हैं और हमारा जो सैंपल लिया जाएगा वो हमें खुद बोला जाएगा आप इसके अंदर यूरिन का जो सैंपल है वो आप कलेक्ट कर लाइए। आप इस तरह से लेके आओगे, ऊपर रुई का जो होता है उसको डाल दिया जाता है और यहाँ पे इस तरह से जो इस तरह सैंपल रखे जाते हैं, उसको उल्टा नहीं किया जाता है। अगर उल्टा करेंगे तो यूरिन गिर जाता है या फिर उस रुई के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से जो आपका यूरिन एग्जामिनेशन है वो होता है। और कंप्लीट हेमोग्राम के लिए आपका एक सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल के थ्रू आपके RBCs WBC आपका जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है वो आपका वहाँ पे जो है कैलकुलेट किया जाता है ना। आगे हम चलेंगे चेस्ट एक्सरे पे। चेस्ट एक्सरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता, बस चेस्ट एक्सरे के तुम्हें बुलाएंगे एक एक करके वो ले जाएंगे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे अगली होगी USG एब्डोमेन एंड पेल्विस। तो आपका जो USG होता है अल्ट्रासाउंड है ना, ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखा जाता है कि मेल्स के अंदर भी ये चीज़ होती है। कुछ नहीं करते हैं, एक मान के चलो कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये AC का रिमोट है, तो इस तरह एक USG की मशीन साइड में पड़ी होगी और इस रिमोट के ऊपर वो जेली लगाते हैं, जेली लगाएंगे और तुम्हारा जो सरफेस एरिया जहाँ पे उन्होंने एग्जामिनेशन करना है वहाँ पे भी जेली लगाएंगे और जेली लगाने के बाद वो पूरा का पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन कर लेंगे और वो उनके जो रिपोर्ट्स होंगी वो सामने से बाहर निकल कर आ जाएंगी। तो उन रिपोर्ट्स के हिसाब से वो देखेंगे कि भाई तुम्हारा जो एब्डोमेन का एग्जामिनेशन है वो सही रहा है कि नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ इन लोगों ने टेस्ट लिख रखे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई एक और टेस्ट यहाँ पे बताता हूँ जो भी किया जाता है, ECG।
ईसीजी का जो टेस्ट होता है बेटा जी वो भी किया जाता है, आपकी लीड्स लगाई जाती हैं, अब डिपेंड करता है किस तरह की लीड्स लगाई जाती हैं। वैसे जो नॉर्मल लीड्स यूज़ करी जाती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, अगर हम ऑपरेशन थिएटर्स की बात करते हैं, एक यहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ यूज़ करते हैं इन द मिडल, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से लीड्स यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि जो ये ईसीजी की मशीन होती है वो साथ के साथ में जो है वो आपकी रिपोर्ट जो है वो निकाल रही होती है, वो एक पूरा का पूरा जो ग्राफ होता है वो आपका निकाल रहा होता है, उसका जो डॉक्टर है वो चेक करता है। अब क्या होता है कि जैसे आप किसी हॉस्पिटल के अंदर गए तो हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, हॉस्पिटल में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। ईएनटी वाले बंदे अलग बैठे होंगे, प्लास्टिक सर्जरी वाले बंदे अलग बैठे होंगे, जनरल सर्जरी वाले बंदे अलग बैठे होंगे, अल्ट्रासाउंड वाले बंदे अलग बैठे होंगे, रेडियोलॉजी का पूरा अपना डिपार्टमेंट होता है, गायनेकोलॉजी का अपना डिपार्टमेंट होता है। अगर आप एक लेडी हैं तो एक चीज़ आपको मैं और भी यहाँ पे बता दूं कि अगर आप एक लेडी हैं और आपका एग्जामिनेशन होना है तो वो एक लेडी मेडिकल ऑफिसर के थ्रू ही किया जाता है, उसको मेल ऑफिसर जो है वो कंडक्ट नहीं करता है। अगर वो मेल ऑफिसर कंडक्ट करता भी है तो उसके प्रेजेंस में जो लेडीज़ है वहाँ पर वो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारे के सारे टेस्ट वहाँ पर होते हैं, तुम्हें बारी बारी क्या करते हैं ना, एक सीक्वेंस में भेजा जाता है कि हाँ भी अगर 100 बंदा आया हुआ है आज के दिन में मेडिकल के लिए तो 10 को यहाँ भेज दिया, 10 को इस डिपार्टमेंट भेज दिया, उस डिपार्टमेंट भेज दिया, तो पूरे के पूरे शाम तक ना प्रॉपर चक्कर लग जाता है पूरे हॉस्पिटल का, और सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्टें जो होती हैं शाम तक आ जाती हैं, और वहाँ पर तुम्हें मे भी बिठाया जाएगा या फिर तुम्हें बाद में जो रिजल्ट होता है वो कैलकुलेट करके बताया जाता है कि आप लोग जो है मेडिकली फिट हो कि अनफिट हो। अब तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस का वहाँ पर टेस्ट होगा, वहाँ पर इशिहारा कार्ड्स को वो लोग वहाँ पर दिखा रहे होंगे। कलर ब्लाइंडनेस होती है बेटा जी वो इशिहारा कार्ड से पता लगाई जाती है, वहाँ पे नंबर्स पूछते हैं कि आप कलर ब्लाइंड हैं कि नहीं हैं। उसके अलावा आपकी एंटी एग्जामिनेशन आपके कानों को चेक किया जाएगा, भाई वो गंदे तो नहीं है। अगर तुम जा रहे हो ना मेडिकल के तो अपने कानों को साफ करके जाना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनको साफ करके जाना। आपका जो नोज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब सारी की सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करके जाना, प्रॉपर हेयर कट करके जाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है जो मेडिकल के अंदर बहुत काम आती हैं। और हमारे कानों के अंदर वैक्स नहीं होना चाहिए, तुम किसी ENT स्पेशलिस्ट से उसको क्लियर करवा सकते हो बिफोर योर मेडिकल। अगर वो होगा तो कुछ अंदर वो देख ही नहीं पाएंगे, वो ये कंसर्न नहीं होता कि भाई तुम्हारे कान गंदे हैं। एक तो देखो तुम गंदे आदमी हो, तुम्हारा जो हाइजीन है वो गंदा है, अगर तुम्हारे कान गंदे हैं, लेकिन ये रीज़न नहीं होता। रीज़न ये होता है कि उनका पता क्या होता है, स्कोप होता है। व्हाट दे डू इज कि उनका एक स्कोप होगा, वो इस तरह से आंख लगाएगा और तुम्हारे कान के अंदर वो देखेगा। अगर तुम्हारा कान ही पूरा वैक्स से भरा हुआ तो वो तो इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं पाएगा। तो ये इसका कारण होता है ना। और काफ़ी सारे लोग ने यहाँ पे कुछ और चीज़ें मेंशन नहीं है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा टैटूज़ के रिगार्डिंग। टैटूज़ में क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग टैटूज़ बनवा लेते हैं। तो अब टैटूज़ का क्या होता है कि वो लोग टैटू वाले बंदे को क्यों कंसिडर नहीं करते, क्योंकि टैटू को माना जाता है कि वो ना एक ओपन वुंड है ना, एक घाव है जो कि खुला हुआ है और इससे काफ़ी सारे जो डिजीज़ हैं वो मानते हैं कि वो हो सकते हैं। तो इंडियन आर्मी अपना जो खर्चा है या फिर जो टेस्टिंग का जो प्रोसेस के अंदर जो एक्सपेंडिचर होगा हर बंदे को कैलकुलेट करके वो ये करते हैं कि भाई इतने सारे टेस्ट हम कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टैटू भाई नहीं चलेगा, है ना। तो वो मेडिकली उसको अनफिट जो है वो करार दे देते हैं, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। तो उसका ये रीज़न होता है, ये रीज़न नहीं होता कि भाई टैटू बनवा लेते तुम लोग जो हो वो बहुत ज़्यादा तुम इस तरह के हो कि तुम्हें सीरियस नहीं माना जा रहा। काफ़ी सारे प्रोफेशंस के अंदर टैटूज अलाउड होते हैं, लेकिन वो कुछ कंसिडरेबल केसेस में होते हैं, जैसे कि कुछ बहुत सीरियस प्रोफेशंस होते हैं। तो यहाँ पे ऐसी जगहों पे टैटू बनवाना मना होता है जहाँ पे वो सरेआम दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारी तरह की चीज़ें होती हैं, बात कर रहे हैं साथ के साथ में, आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। आगे हम चलते हैं जी। अब यहाँ पे मैं तुम्हारे को लेकर आया हूँ आईज के ऊपर। आईज के अंदर बच्चों का बहुत बड़े बड़े डाउट्स होते हैं और मैं परेशान हो गया हूँ बच्चों के आंसर देखे। इसलिए मैंने एक फैसला लिया था कि भाई मैं एक मेडिकल के ऊपर ना प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, सो दैट इसके बाद आपके सारे के सारे सवाल जो है ना वो कंप्लीट होकर ख़त्म हो जाए। 30 मिनट के ऊपर का वीडियो में भी हो सकता है। तुम बने रहो, तुम खुद को टेस्ट करते रहो कि मैं मेडिकली फिट हूँ कि नहीं हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एंट्रीज की बात करूंगा, यहाँ पे इसी कैटेगरी के अंदर MNS की एंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 10+2 की जो एंट्रीज है बेटा जी इंडियन आर्मी के अंदर वो NDA है, TES और इक्विवेलेंट, और या फिर आपकी MNS की एंट्री जो कि आपके मेडिकल ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है इंडियन आर्मी के अंदर, जो कि कल को मेडिकल ऑफिसर जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो कि आपके नर्सिंग ऑफिसर जो है वो बनते हैं। उसके साथ में जो आपकी AFMC के अंदर होता है तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही जो क्राइटेरिया आपको वो रहता है। वहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनको वहाँ पर रिक्रूट किया जाता है। दूसरे बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एंट्रीज के बारे में, जहाँ पे CDS की बात कर रहे होंगे, IMA की बात कर रहे होंगे, OTA की बात कर रहे होंगे, US की बात कर रहे होंगे, NCC की बात कर रहे होंगे, TGC और इसके इक्विवेलेंट की बात कर रहे होंगे। उसी के साथ में आपके जो RVC वगैरह है, जैग एंट्रीज हैं, AEC एंट्रीज हैं, APS एंट्रीज, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात जो है वो कर रहे होंगे। अब ठीक है, अब अनकरेक्टेड विजन जो है कितना अलाउड है, इतना होगा तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। 6/36 और 6/36 का है। और अगर इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एंट्री CDS वगैरह में 6/60 ये लोग कंसिडर कर लेते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर 3/60 जो है वो यहाँ पर वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसी के साथ में
क्या विजन होना चाहिए, राइट का 6/6 होना चाहिए, लेफ्ट का 6/6। और ये जो है वो मतलब करेक्टेड विजन जो होता है वो, जैसे कि मान के चलो आपको चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मा लगने के बाद आपका जो विजन है वो क्या निकल कर आ रहा है। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं चश्मा लगने के बाद उनको उतना अच्छे से नहीं दिखाई देता है, तो इस तरह से इससे ऊपर जो है वो ग्राफ जो है आपके वो नहीं जाने चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं भी हमें तो दूर के चश्मा लगा हुआ है, पास चश्मा लगा हुआ है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है, इस तरह से जब हम पढ़ते थे तो हम इसको इस तरह से याद रखते थे कि मायोपिया का मतलब है कि छोटा नाम और लंबा दोष, कि नाम छोटा है मतलब हमें दूर की नज़र हमारी कमज़ोर है, और लंबा नाम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लंबा नाम है, छोटा दोष है। द डिफेक्ट इज स्मॉल, डिफेक्ट स्मॉल नहीं है लेकिन नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। आगे बात करते हैं, हम बात कर रहे थे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। मैंने आपको समझा दिया कि छोटा नाम लंबा दोष और लंबा दोष छोटा नाम। अगर हम मायोपिया की बात कर रहे होंगे बेटा जी यहाँ पे, तो -2.5 डायोप्टर स्फेरिकल के अंदर ये लोग कंसीडर कर लेते हैं, और मैक्स टू मैक्स जो आपका एस्टिग्मेटिज्म है प्लस या फिर -2.0 तक ये कंसीडर करते हैं सिलेंडर के अंदर। उसी के अंदर अगर हम ग्रेजुएट एंट्रीज की बात करते हैं -3.5 डायोप्टर स्फेरिकल तक ये कंसीडर कर लेते हैं। उसके अंदर मैक्स जो आपका एस्टिग्मेटिज्म है वो 2 डायोप्टर तक होना चाहिए सिलेंड्रिकल में। आगे यहाँ पे अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रीज की बात करते हैं तो -5.50 डायोप्टर तक ये लोग वहाँ पर इसको कंसीडर कर लेते हैं। अगली हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। तो हाइपरमेट्रोपिया का जो है +2.5 स्फेरिकल है, इंक्लूडिंग मैक्सिमम एस्टिग्मेटिज्म जो है आपका ±2.0 सिलेंड्रिकल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और पावर को कैलकुलेट करने की यूनिट होती है डायोप्टर, तो डायोप्टर के अंदर सारी यूनिट्स होते हैं बेटा जो कैलकुलेट की जाती हैं। उसी तरह से अगर हम इक्विवेलेंट एंट्रीज की बात करते हैं आपकी ग्रेजुएट एंट्रीज की, तो +3.50 का जो डायोप्टर का जो स्फेरिकल है आपका, देखो अगर हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की जो पावर होती है ना वो प्लस में होती है, और अगर मायोपिया की बात करें तो पावर जो होती है माइनस में होता है। क्योंकि अगर किसी की दूर की नज़र कमजोर है, आपको उसको पूछना कि भाई कितनी पावर है तेरी, तो वो आपको जो पावर बताएगा वो माइनस में बताएगा। अगर किसी के नज़दीक की नज़र कमजोर है, वो आपको जो पावर बताएगा वो बताएगा कैसी पावर बताएगा, वो आपको बताएगा प्लस में, कि भाई मेरी प्लस इतनी है। अगर दूर वाला होगा तो बोलेगा मेरी माइनस इतनी है, ठीक है। उसी के साथ में लेसिक जो इक्विवेलेंट सर्जरी होती है वो परमिटेड नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं एमएनएस की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, टीईएस की बात करते हैं, एमसी की बात करते हैं, तो वहाँ पे लेसिक जो है इक्विवेलेंट सर्जरी वो नहीं होती है। लेकिन अगर हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रीज की बात करते हैं वहाँ पे वो परमिटेड होती है। कलर परसेप्शन में CP2 जो है वो वहाँ तक नहीं होना चाहिए। मैंने को शुरुआत में बताया था कि इशिहारा कार्ड जो होते हैं वहाँ पे वो दिखाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप लाइसेंस का टेस्ट देने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इशिहारा कार्ड जो होते हैं वही वहाँ पर दिखाए जाते हैं, है ना। चलो भी आगे चलते हैं। और लेसिक के बारे में कुछ यहाँ पे और जो एक्सप्लेनेशन है लोगों ने यहाँ पर वो दे रखा है। अगर मैं लेसिक और इक्विवेलेंट केराटो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स की बात करूँ तो इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने ये सर्जरी जो होती है वो कराई होती है, केराटो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर जो कराए होते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट लेना होता है, ऑपरेटिव नोट्स लेने होते हैं मेडिकल सेंटर से, जहाँ पर उन्होंने जो प्रोसीजर है वो कराया हुआ है, कि स्पेसिफाई करना होता है डेट और टाइप ऑफ सर्जरी। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एब्सेंस, जब अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा वो आपको लिखवाना ही होता है उस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जिससे आपने वो सर्जरी जो है वो करवा रखी है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फिट बनना है तो ये जो क्राइटेरिया आपको मीट करने हैं, एज शुड बी मोर देन 20 ईयर्स, जो आपकी जो सर्जरी है वो वहाँ पर हो रही है ना। ये लेसिक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो उम्र है वो 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आपको वहाँ पर वो रिजेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और है कि आपकी जो लेसिक सर्जरी है वो इंस्टेंट अभी नहीं हुई होनी चाहिए, कि भाई अभी जस्ट हुई है कि महीना पहले और आप लोग मेडिकल के लिए आ गए, वो चीज़ बेटा जी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 12 महीने का जो टाइम है वो आपको यहाँ पर लेकर चलना होता है, कि 12 महीने पहले जो है वो होना चाहिए। सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस जो है इक्वल टू मोर देन 450 माइक्रॉन्स। एक्सियल लेंथ जो है वो आईवेल मास्टर शुड बी इक्वल टू और लेस देन 26 mm। रेसिडुअल रिफ्रैक्शन ऑफ लेस देन इक्वल टू -1 और या फिर +1 डायोप्टर इंक्लूडिंग सिलेंडर प्रोवाइड एक्सेप्टेबल कैटेगरी प्लेटफॉर्म। देखो तुम्हें अगर इतनी चीज़ें नहीं पता लग रही ना, तुम ये PDF लेके चले जाना इंडियन आर्मी के पास या फिर किसी डॉक्टर के पास, वो तुम्हें बता देगा भाई कि ये टर्म्स क्या क्या है। मुझे पता है क्योंकि जो मेडिकल साइड से नहीं है बच्चे, उनको ये सब टर्म्स समझने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो रही है। कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, तुम कहीं पे बाहर जाके एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करवा लो अपना, और तुम्हें अगर वो मेडिकली बोल देते हैं कि तुम इसके हिसाब से प्रॉपरली फिट हो तो तुम तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। नॉर्मल आपका हेल्थ रेटिना होना चाहिए। कॉर्नियल टोपोग्राफी एंड एक्टेसिया मार्कर्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज द एडिशनल क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसके साथ में एक चीज़ यहाँ पे और आती है कि भाई अगर जो बच्चा है उसने रेडियल केरेटोनॉमी कराई है या तो वो परमानेंटली अनफिट होता है, ठीक है। उसी के साथ में अगर कोई आपने कुछ प्रोसीजर्स करा रखे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए जो है
वो लोग अनफिट करार देते हैं, लेकिन आपको जो टाइम होता है वो दिया जाता है। मेडिकल बोर्ड जो होता है, जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड इसके लिए बैठता है, वो आपको कुछ टाइम देता है, 42 डेज का दे सकता है, हो सकता है 120 दिन का दे दे। उसके अंदर आपको किसी डॉक्टर से जो सेम मिलिट्री की ही कैटेगरी से हो या फिर आपका सिविलियन कैटेगरी से हो, तो उससे लिखवा कर लाना पड़ता है ये चीज़। या फिर अगर आप किसी सेंटर से सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई मेरा मेडिकल यहाँ पर ढंग से नहीं हुआ है, तो आप किसी और सेंटर्स में जाके भी ये चीज़ करवा सकते हो। बस शर्त यह है कि वो एक मिलिट्री का डॉक्टर ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ में मैंने आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बता दी, और आपको जो फॉर्म भरना होता है मैं आपको इसको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। प्रोसीजर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड फॉर द सिलेक्शन फॉर ऑफिसर्स एंड प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग अकेडमीज आर कन्वेंड एट डेजिग्नेटेड आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल्स नियर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स। जो आपके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, जो आपके जितने भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स हैं जहाँ पे आपको SSB के लिए बुलाया जाता है, उसके नज़दीक जो कि आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहीं से एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड जो है बेटा जी वो बनाया जाता है, और उसी बोर्ड का जो मेंबर्स होते हैं वो आपके जो मेडिकल एग्जामिनेशंस को वो करते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पेशलिस्ट वो रहते हैं, और आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, मेडिकल होगी, सर्जिकल होगी, आई होगी, ENT होगी, डेंटल स्पेशलिस्ट होंगे। और फीमेल कैंडिडेट्स आर जो एग्जामिन उनको किया जाता है वो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ के लिए भी किया जाता है, कि आपकी कोई भी जो गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा जो है वो कंसिडर किया जाता है। कुछ मिसलेनियस एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्लिनिकल मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन लेड ऑन बाय ODGAFMS जो है उसको कंडक्ट कराते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स विल बी एग्जामिनेड बाय फीमेल कैंडिडेट मेडिकल ऑफिसर्स एंड स्पेशलिस्ट। इन केस नॉन अवेलेबिलिटी दे विल बी एग्जामिनेड बाय मेडिकल ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल अटेंडेंट। मैंने कोई चीज़ बोली कि अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फीमेल अटेंडेंट जो है वहाँ पर वो होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक फीमेल है तो आपको फीमेल ही जो है वहाँ पर वो जो मेडिकल ऑफिसर होगा, जो डॉक्टर होगा, वही आपको वहाँ पर देखेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी जो चीज़ें हैं बता दी हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। एक टर्म सुनते हैं कॉलेसिस्टेक्टमी। तो कॉलेसिस्टेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, है ना। तो कॉलेसिस्टेक्टमी का तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, काफ़ी सारे बच्चों को गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो जाती है और वहाँ पे पथरी हो जाती है, स्टोन्स बोलते हैं उनको। तो उसके लिए प्रोसीजर किया जाता है, उसको कॉलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, है ना। तो अगर टर्म्स मेडिकल टर्म्स में पढ़ते हैं तो कॉलेसिस्टेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, क्योंकि वहाँ पे स्टोन्स होते हैं। Candidates may be declared fit after surgery. However, there should be no any complications. Scar should be healthy. मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसका प्रॉपर जो सिस्टम है क्या होता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार इंग्लिश में पहले पढ़ के सुना देता हूँ। Scar should be healthy, well healed, and attained required tensile strength. The candidate shall be considered fit after 1 year of open laparoscopic surgeries for hernia and 12 weeks of laparoscopic abdominal surgery for cholecystectomy. परेशान मत हो, मैं हिंदी में अच्छे से समझाता हूँ। For any other surgery, fitness shall be considered only after 12 weeks of the laparoscopic surgery and 12 months of an open surgery. Candidate shall be unfit for any surgery, injuries, ligament tear, and meniscus tear of any joint, irrespective of duration of surgery. कोई बात नहीं समझ नहीं है, मैं तो समझाता हूँ। देखो, जब भी सर्जरीज हो रही होती है, अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनके पास जैसे मान के चलो इस तरह के उनके पास लैप्रोस्कोपिक के जो आपके डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके पास रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, लैप्रोस्कोप की मदद से, लैप्रोस्कोप का मतलब ये होता है कि आप जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे सर्जरी हुई, यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, अब डॉक्टर ने क्या करा कि वो लैप्रोस्कोपी की जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसने वहाँ पे वो डाल दिए। अब उसने भी सेम काम करना है, उसने गॉल ब्लैडर का रिमूवल करना है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि लैप्रोस्कोपी की मदद से ज़्यादा जो आपका ओपन इंसिजन है, ओपन इंसिजन का मतलब है कि आपके पेट को या फिर आपका जो स्पेसिफिक ऑर्गन है जहाँ पे जो कट लगना है वो कट नहीं लगता है, उन्हीं 4 जो हल्के हल्के जो होल्स किए जाते हैं उसी से सर्जरी जो है वो हो जाती है। तो कॉलेसिस्टेक्टमी जो होती है वो 2 तरह की होती है, ओपन कॉलेसिस्टेक्टमी और लैप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टमी। उसको लैप कॉलेसिस्टेक्टमी भी बोलते हैं, है ना, लैप कोली उसको नॉर्मल टर्म से बोल देते हैं। तो आपके जो ओपन कॉलेसिस्टेक्टमी की सर्जरी होती है, अगर आपकी वो हो रखी है तो मतलब आपकी पूरा का पूरा जो इंसिजन था, इंसिजन मतलब वो कट लगाया गया था, बड़ा जो एरिया था वहाँ पर वो कवर किया गया था। तो अगर आपने ओपन कॉलेसिस्टेक्टमी करा रखी है, आपने रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, क्योंकि वैसे तो प्रेफर किया जाता है कि उसको लैप्रोस्कोपी के थ्रू कर लिया जाए, जहाँ पे जो टिश्यू डैमेज होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन काफ़ी केसेस में क्या होता है कि अगर सर्जरी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो काफ़ी सारे केसेस में ओपन कॉलेसिस्टेक्टमी करने की भी जरूरत पड़ जाती है। तो अगर आपकी ओपन कॉलेसिस्टेक्टमी हो रखी है तो आपको क्या करना है कि आपको 12 महीने का जो वेट है बेटा जी वो करना होता है अगर आपकी कोई ओपन सर्जरी हुई है। उसी के साथ में कुछ और सर्जरीज भी यहाँ पर होती हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर लिख रखा था कॉलेसिस्टेक्टमी के बारे में नॉर्मली लिख रखा था, लेकिन कुछ और भी जो सर्जरीज हैं वो भी आपकी वहाँ पर हो सकती हैं। तो अगर आपकी लैप्रोस्कोपी के थ्रू सर्जरी हुई है तो आपको 12 हफ्ते के बाद वो लोग कंसिडर करते हैं, और अगर आपकी ओपन कोली हुई है, ओपन कॉलेसिस्टेक्टमी हुई है, फिर आपकी ओपन कोई सर्जरी हुई तो आपको 12 महीने एटलीस्ट रुकना पड़ता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। उसके साथ में एक चीज़ और होती है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही सर्जरी कंप्लीट होगी ना, जैसे मान के चलो भी एक पेशेंट था, अब उस पेशेंट की सर्जरी कंप्लीट होगी, मान के चलो ये जो है, ये मैंने आपको जो यहाँ पे ये बनाया है, ये एक मैं इस तरह बनाता हूँ इसको, या फिर हमने एक कोई प्लेन सरफेस ढूंढते हैं, ठीक है। मैं आपको प्लेन सरफेस के ऊपर लेकर जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
ताकि मैं कोई चीज़ें बड़े आराम से समझा सकूँ। अब देखो यहाँ पे आप मान के चलो कि ये पेशेंट का एरिया है जहाँ पर सर्जरी होनी है। अब लेप्रोस्कोपी कोलेसिस्टेक्टमी में क्या होगा, इस तरह से 1 2 3 और 4 होल्स लगाए जाएंगे, एक वायर से कनेक्टेड होगा और यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले है वो रहेगा। तो डिस्प्ले के थ्रू जो है वो डॉक्टर जो पूरी की पूरी सर्जरी को कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन सही नहीं बैठती है और ओपन कोलेसिस्टेक्टमी करने की जरूरत पड़ जाती है, तो मान के चलिए ये आपकी इंसिजन साइट है, यहाँ पे उन्होंने कट लगाया है ना, यहाँ पे उन्होंने कट लगाया, मान के चलिए ये जो है आपका वो कट है, ठीक है। अब इस कट के बीच में वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो सर्जिकल जो प्रोसीजर है उसको वो यहाँ पर कर रहे हैं। अब उस सर्जिकल प्रोसीजर को जब वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो अब क्या होगा, सूचर्स होते हैं काफ़ी सारी तरह के, है ना, अलग अलग नाम होते हैं, उनकी तो मेरे कॉमेंट नहीं है। लेकिन जब वो लोग उस जो आपका वुंड होगा, जो आपका उन्होंने कट कर रखा होगा, उसको जब वो टाई करेंगे ना तो वो प्रॉपरली टाइड होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे जो मेडिसिन होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं जो उस टाइम के ऊपर दिए जाते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उस टाइम पे दिए जाते हैं, थ्रू सिरिंज वो दिए जाते हैं, वहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं। एनाविन होता है, मतलब काफ़ी सारे जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वहाँ पे वो इंजेक्ट किए जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो वुंड होता है वो खुद से ही हील होना शुरू हो जाता है। तो हील हो के आपका जो प्रॉपर जो मतलब क्या होता है ना, जो ऐसे बोलते हैं ना हम देसी भाषा में कि टांके लगे हुए हैं, तो उसको सूचर्स बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, है ना। टांकों को बोलते हैं सूचर्स मेडिकल टर्म्स के अंदर। तो वो ना ऑटोमेटिकली 2 तरह के होते हैं आपके। तो एक जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन के अंदर ही, है ना। वाइक्रल नाम का एक सूचर होता है, तो उसका मतलब आपके काफ़ी टाइप के सूचर्स होते हैं, तो वो कुछ होते हैं स्किन के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब आपका जो वुंड है, जो घाव था वो अच्छे से हील्ड होना चाहिए, वो घाव जो है वो फ्रेश नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे मेडिकल क्राइटेरिया से जो मैंने आपको आज बताए हैं, आई होप सो कि आपको पूरा का पूरा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिला होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो बी पर्सोनिफाइड डिफेंस अकेडमी इज ऑल्सो ओपन फॉर द डाउट्स। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख कर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने को इतना अपना प्रीशियस टाइम दिया और आपने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन यहीं पे कर लिया। तो कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो। चैनल को लाइक करके जाइएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं, सो दैट कि उनको भी इस वीडियो का फायदा हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।